नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं शशि मोहन। हमारे साथ में है बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी। उनसे बात करते हैं प्रदेश में चुनावी माहौल पर। जोशी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले जोशी जी, ये जानना चाहेंगे कि आप कर्नाटक से आए, राजस्थान में, तो यहाँ की परिस्थितियों का आपने अब तक क्या आकलन किया और क्या जो टिकट वितरण रहा उसको कितना फ्रूटफुल मानते हैं और अब क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं फील्ड में से? मुझे तो लगता है टिकट तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसमें तो मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन है। और हमारा तो जहाँ पार्टी जहाँ भी हो, किसी भी पार्टी हो, जब लोगों को लगना शुरू होता है कि ये पार्टी पावर में आ रहा है, थोड़ा कुछ लोग बागी वगैरह लड़ते हैं, तो सीरियस बागी हमारा भी 7-8 सीरियस बागी है, हम उसके भी इलाज कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो कांग्रेस पार्टी का फेल्यूर है और कांग्रेस पार्टी वादा करके जो तोड़ा है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो कुछ भी चीज़ उन्होंने लास्ट चुनाव में उन्होंने वादा की थी लेकिन उसको पालन नहीं किया, तो ये सब देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर, ये सब महिला अत्याचार, ये सब देख के लोग तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो ये लोगों के लिए एक सलूशन, बीजेपी एक सलूशन के रूप में लोग जनता भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त जीत हासिल करेगी। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ही एक विकल्प है? क्या यहाँ तीसरा मोर्चा कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, इसलिए लगता है कि बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी ऐसा ही चलता रहेगा यहाँ पर? नहीं, ऐसे तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय लास्ट टाइम हमारे और किसी कारण से हमने हार गए थे, लेकिन बीजेपी का जो कुछ भी काम हुआ है और मोदी जी का जो एक मॉडल है, वो मॉडल लोग अभी स्वीकारना शुरू कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का आप डिफरेंस समझो। कांग्रेस पार्टी जो वादा किया था वो भी नहीं किया है, लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया था वो तो किया ही है, जो वादा नहीं किया था वो भी ऐसे बहुत चीज़ें किया है। और देश में ओवरऑल एक सुरक्षित माहौल सबको महसूस है, अभी देश सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में मैं तो एक नाम आपको बता रहा हूँ, ये एमएलए दिव्या मदेराना, ये तो स्वयं उनका एमएलए है। वो क्या कही थी, मैं अपने आप को इधर सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। ये तो स्थिति है कांग्रेस पार्टी का। तो इसीलिए और एक एमएलए कहा था, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। तो उनका भी नाम आपको मैं अगर बताऊं तो ये भी कहा था, पब्लिक डोमेन में है, बट भरत सिंह ने कहा था, कहते हैं, पत्र भी लिख चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं। तो सभी टीचर्स, जब टीचर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, सभी एमएलए मुख्यमंत्री के सामने, सभी मंत्रियों के सामने मुख्यमंत्री को आता, अगर हमको ट्रांसफ़र चाहिए तो हमको पैसा देना पड़ता है। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में स्पेशली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जीरो करप्शन आज के दिन में है। वही मॉडल माननीय मोदी जी ने इधर लाना चाहते हैं। इसलिए लोग अभी मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके हमको 2/3 से ज़्यादा बहुमत देने वाले हैं। आपने 2 विधायकों के नाम गिनाए, दिव्या मदेरणा और भरत सिंह, लेकिन मैं इसमें एक नाम और जोड़ देता हूं, राजेंद्र सिंह गुढ़ा का। वो लाल डायरी की बात करते हैं। उन्होंने सदन में कहा कि मणिपुर की बात तो कांग्रेस कर रही है, राजस्थान में भी महिलाओं के हालात देख ले। लेकिन जब मुख्यमंत्री से सवाल होता है तो वो ये कहते हैं कि लाल डायरी, काली डायरी वो नहीं जानते। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठ करके ये षड्यंत्र हुआ। उन्होंने बाकायदा षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल किया। वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने उनके मंत्री के साथ मिलकर षड्यंत्र किया जिससे कि सरकार को बदनाम किया जा सके। तो आप मुख्यमंत्री आप क्या करते थे? सरकार हम चलाते थे या आप चलाते थे? गहलोत जी, सरकार आप चलाते थे। आप ऐसे व्यक्ति को क्यों मंत्री बना दिया? और कल आप ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी लाल डायरी, ठीक है, लाल डायरी षड्यंत्र है, तो लाल डायरी आपने जब उन्होंने विधानसभा में उठ के खड़ा होकर बात कर रहे थे, वो लाल डायरी खींच के क्यों लेके गए? अगर वो लाल डायरी झूठा है, क्यों के लेके गए? तो लाल डायरी के बारे में जो लाल डायरी लिखा था, वही आदमी कहा, ये नहीं कहा कि ये मेरे हैंड राइटिंग है, मैं ही स्वयं लिखा हूँ। ये तो वही कहा, वही हमारा षड्यंत्र है क्या? तो मुख्यमंत्री
इतना निर्लज हो गए हैं, शेमलेस, अंग्रेजी में जो शेमलेस बोलते हैं ऐसे हुए हैं, जो अपने मंत्री आपने मंत्रिमंडल में लिया, आपने पूरा 2 बरस 3 बरस 4 बरस उनको मंत्री रखा, जब उन्होंने आपने खिलाफ कुछ बोला वो अपने हो गए और वो आपको पराये हो गए और वो हम हमारे बन गए बीजेपी का। क्या बात करते हो, लोग आपके बात मानेगा मुख्यमंत्री जी? अब क्या बात कर रहे हो प्रहलाद जी? लेकिन जिस तरीके से आप कहते हैं कि जो बागी हैं उनका इलाज करेंगे, जैसे राजेंद्र गुढ़ा हैं वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं बागियों का इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इलाज के नाम पर बीजेपी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनको भेजती है और जहां गैर बीजेपी नेता हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों होती है? जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हीं के ऊपर होता है। जो जब चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी का नीति क्या है? कांग्रेस पार्टी का नीति है चुनाव में पैसा इकट्ठा करो। महादेव आपका क्या है? महादेव 500 करोड़ का स्टेटमेंट क्या हमने दिया क्या? जो महादेव आप में इन्वॉल्व हुए थे वही किया है। तो इधर भी, और मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ आपके द्वारा मुख्यमंत्री को, मैं जब भी आपका शब्द उपयोग करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री को होता है, कांग्रेस पार्टी को होता है। जब इन लोगों का समस्या, इन लोगों का प्रॉब्लम, ये तो हमने किया है, आपके पार्टी में है, तो कौन किया है? ये तो प्रॉब्लम आपका है, आप हमारे ऊपर टोपना चाहते हो। नहीं, लेकिन वो वॉशिंग मशीन वाली बात भी नहीं, आती कि भाई उनके पास में वॉशिंग मशीन है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एसीबी किसको पकड़ा? एसीबी हमारे हाथ में, एसीबी में हमारे हाथ में क्या था? उसमें भी हमारा षड्यंत्र है क्या? आपके एसीबी आपके योजना भवन में पैसा पकड़ते हैं, आपका एसीबी आपके जो आरपीएससी मेंबर है उनको पकड़ते हैं, और वो बस में बैठ के पेपर लीक कर रहे हैं, वो आपका राइट हैंड आदमी है। तो उसके बावजूद बाद में आपने दबाव डाल के वो कार्रवाई रोकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ये करने के बावजूद भी भारत सरकार के एजेंसीज अपने आप चुपचाप बैठना, आंख बंद करके बैठना, ये सोचते हैं क्या आप? आप क्या चाह रहे हैं? पेपर लीक का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, पूरे प्रदेश में आप लोगों ने बनाया, तस्वीरें भी लगाई, होर्डिंग पोस्टर कई जगह दिख रहे हैं, लेकिन पेपर लीक में तो आप कह रहे हैं, घोषणा पत्र में ये कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन करेंगे। सरकार ने जांच एसओजी को दे रखी है, सरकार कहती है कि उन्होंने कानून बनाया है, आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान किए हैं, तो जो कानून बना है उसी के तहत तो कार्रवाई करेगी अगर ऐसे एसआईटी को भी देते हैं तो। नहीं, ये जो कानून बना है उसमें कानून में जो प्रोविजन है हम ठीक तरह से देखेंगे, लेकिन एसआईटी रचाने का उद्देश्य क्या है? डायरेक्टली एफआईआर करके इनका उद्देश्य क्या है? ये तो जो हो गया, बाकी जो आगे होता है उसके लिए कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। लेकिन हम जो उस दिन जब ये कांड हुआ था उस दिन के कानून के हिसाब से जो कुछ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, क्रिमिनल केसेस हम कर सकते हैं, वो इस एसआईटी से करेंगे। पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक तरह ये एक विद्रोह है, समाज का विद्रोह है। ये विद्रोह करने वालों को जो उस दिन का कानून था और ये कानून दोनों मिला के जो सख्त से सख्त सजा देने के लिए हम एफआईआर, एसआईटी बना के एफआईआर करके हम डायरेक्टली एक्शन लेंगे। प्रहलाद जी, आप लोगों ने घोषणा पत्र 2 दिन पहले जारी किया, उस घोषणा पत्र को मोटे तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि कुछ जगह कांग्रेस को कॉपी पेस्ट के आरोप लगाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कमेटी ने सही तरीके से अध्ययन नहीं किया। हर जिले में महिला पुलिस थाना खोलने की बात की गई, हर थाने में महिला डेस्क खोलने की बात कही गई। प्रदेश में हर जिले में महिला पुलिस थाना मौजूद है पहले से और महिला डेस्क की भी बात है। नहीं, वो जहाँ भी प्रदेश में है, कई जिलों में नहीं है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कई जगहों में नहीं है। जहाँ है वो भी एक्टिव नहीं है, ऑफिसर पोस्टेड नहीं है, तो इसलिए वो हम ठीक करेंगे। उसके साथ ही साथ जो आप बता रहे कॉपी पेस्ट, तो आप मुझे बताइए। हाँ, ये कांग्रेस कहती है। कांग्रेस को, आप कांग्रेस पार्टी को आप कॉपी किसके करते हैं? ऐसे तो पेपर लीक आप करते हैं, कॉपी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये प्रॉब्लम है, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कॉपी किसका करते हैं? बोले तो जो सक्सेसफुल हुआ है, जो रैंक स्टूडेंट है, उनका कॉपी करते हैं। गहलोत और कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस, ये फेल्ड है। ये फेल वाले को हम कॉपी क्यों करना है जी? फेल्ड हुए। आई डोंट वांट टू कॉपी द पीपल हु आर फेलिंग इन देयर लाइफ। नहीं, लेकिन जीएसटी की बात पहले कांग्रेस पार्टी करती थी, उसी जीएसटी को लेकर के आए। हालांकि मैं इसको कॉपी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जीएसटी
इसकी मूल अवधारणा तो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी यूपीए। नहीं, कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम तो जीएसटी का भी मैं इधर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, आप भी शायद चर्चा नहीं करना चाहते। जीएसटी इन लोगों ने सोचा था, इन लोगों ने प्लान किया था, लेकिन इनका क्रेडिबिलिटी नहीं था। इनका जो राज्यों के साथ इनका संबंध था, जैसे कई राज्यों को इन्होंने धोखा दिया था कांग्रेस पार्टी का सरकार जब थे, तो इसीलिए इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं था। जीएसटी कॉम्पेंसेशन वगैरह ये लोग नहीं देंगे और हमको नुकसान करेंगे, राज्य घाटे में आएंगे, ये सोच के विरोध कर रहे थे। स्टेट का कॉम्पेंसेशन तो अभी भी 76,000 करोड़ का पेंडिंग। नहीं, गलत है जी। आप पूरा आंकड़े निकाल के देखो, पूरा देश में जितना भी प्रदेश है उस सभी प्रदेश का जीएसटी हमने व्यवस्थित रूप से सभी ड्यूज क्लियर कर रहे हैं। सेंट्रल टैक्स डेवल्यूशन में आपका पहले कितना आता था? 18,000 करोड़। आज के दिन में कितना आता है? 61,000 करोड़। ये फैक्ट है। ये सेंट्रल एड वो भी 18,000 कुछ आता था, आज के दिन में 70,000 80,000 करोड़ आ रहे हैं। ये तो सब फैक्ट है जी। तो इसीलिए जीएसटी से बहुत प्रदेशों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों को लाभ हुआ है। जहाँ लाभ नहीं हुआ है कॉम्पेंसेशन अभी भी हम दे रहे हैं, आगे भी देंगे। एक ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है जिसको बढ़ा चढ़ा करके कांग्रेस पार्टी लेकर के जा रही है लोगों के बीच में, और कह रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र आपने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया। हालांकि ईआरसीपी भी एक इशू है, लेकिन उसको आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में एड्रेस किया है, समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने की बात कह। नहीं, मैं ओल्ड पेंशन के बारे में मेरा 2 प्रश्न है कांग्रेस पार्टी को। इनको इम्प्लीमेंट क्यों किया? ठीक है, कमेटी रचाया था, कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड वाजपेयी गवर्नमेंट, ये भी मैं स्वीकारता हूँ। बाद में इसको अप्रिशिएट करके मनमोहन सिंह काल में इसका इम्प्लीमेंट यूपीए कालखंड में, अभी तो इसमें कुछ इशू है, हम इसको स्वीकारा है। इसलिए फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में हमने एक कमेटी रचाया है, तो इसमें कैसे सोल्यूशन हम दे सकते हैं। तो स्पेशली जो छोटे छोटे पद में काम कर रहे हैं, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, ए ग्रेड में जो कम इसमें काम करते, उन लोगों को जो पहले का ओल्ड पेंशन स्कीम का ही लाभ कैसे मिले, इसका एक सलूशन निकालने के लिए हम सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी के, एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी रचा है। मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ सारे देश में ये इशू एड्रेस करने के लिए हम ऑलरेडी हमारे कदम हमने उठा है, आगे इसको हम ठीक करा दें। और ईआरसीपी जिसकी आप समय नहीं, ईआरसीपी मैं आपके इस चैनल के द्वारा, और मैं पहले भी कहा हूँ, कल भी कई मैं सभा में कहा हूँ, मैं इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ईआरसीपी जो वाटर प्रोजेक्ट है, ये वाटर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम इसको इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही करेगी, और कोई सरकार किया नहीं, आगे भी वो करेगा नहीं, क्योंकि आगे वो आएगा भी नहीं सरकार में। हम सरकार में आएंगे, हम ये करके लोगों को पानी का जो समस्या है हम उसको निवारण करेंगे। विद नेशनल प्रोजेक्ट और विदाउट नेशनल प्रोजेक्ट? नहीं, हम केंद्र सरकार के सहयोग से करेंगे, पूरा केंद्र सरकार के आशीर्वाद और सहयोग से ये एज इट इज इस प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रहलाद जी, एक ओवरऑल प्रदेश में क्या स्थिति आपको अभी दिख रही है? क्योंकि कई जगह आपके स्टार प्रचारक खुद की सीटों पर इतना जकड़ गए हैं, राजेंद्र राठौड़ के यहाँ नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, उनकी सभा करानी पड़ रही है, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उपनेता सतीश पूनिया नहीं निकल पा रहे, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, ये लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं खुद की सीट से। तो नहीं, इसमें तो ऐसे इसका कंक्लूजन हम ऐसे निकल नहीं पाते। इसका ऐसे राजेंद्र राठौड़ इससे पहले गए हैं, लेकिन अभी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है नहीं तो वो फंस गए। तो कंफर्टेबल में आपको मैं आज रिकॉर्ड आप तो कर ही रहे हैं, 20,000 से कम 20,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत रहे हैं राजेंद्र राठौड़। भीड़ अच्छी की थी राहुल गांधी की सभा में नरेंद्र बुढ़ानिया ने तारानगर में। हाँ ठीक है, वो तो रहने दो, लेकिन तो भीड़ तो हमारे पास कल इसमें भी रहेगा, और कब मोदी जी का सभा हो रहा है उसमें भी रहेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट रहता है नेचुरली उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करते हैं, और भी कई इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो ये इन्होंने गहलोत जी ने 156 सीट का उन्होंने दावा किया है, 156 का सीट दावा किया है, वो सिर्फ 56 सीट में आने दो, लेट हिम ब्रिंग 56। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, मैं पर्सनली उनको अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी का क्या टारगेट है?
बीजेपी का जो 2013 में 163 था, कम से कम 163 और 163 से ज़्यादा हम आएंगे। लेकिन फिर निर्दलीय के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं आप? कोई भी जगह नहीं है। हम स्वयं अपने बलबूते पर हम सरकार रचाएंगे, सुचारू और सशक्त सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रचाएंगे और एक आदर्श राजस्थान हम खड़ा करेंगे। लेकिन प्रयाग जी, आपको ध्यान है तकरीबन 5.5-6 साल पहले हिमाचल का जो चुनाव हुआ उसमें आप लोगों ने तो धूमल साहब को अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, कांग्रेस ने कोई फेस नहीं किया और आप लोग कहते रहे बिना दूल्हे की बारात, बिना दूल्हे की बारात। अब कांग्रेस कहती है कि बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, बहुत सारे लोग हैं, कन्फ्रंट्रेशन है, सीएम कौन होगा किसी का नाम साफ नहीं है, ऐसी स्थिति। मैं आपको कांग्रेस पार्टी को एक पूछना चाहता हूँ, आपके सिटिंग मुख्यमंत्री है, आपने अनाउंस क्यों नहीं किया है? तो लास्ट टाइम नहीं बोला है जी, वो अनाउंस नहीं किया है। आप चेक करो, दे हैव नेवर अनाउंस कि ये हमारे कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, अनाउंस नहीं किया है। तो हम कोई भी व्यक्ति, राजस्थान के कोई भी जनता इसमें कंफ्यूजन में न रहे, दे हैव नेवर अनाउंस्ड। तो हमारा ये स्ट्रेटजी है, कभी कभी हम चुनाव, ये तो एक्चुअली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस करके चुनाव लड़ना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी, पहले तो ये करते ही नहीं थे। कभी कभी स्ट्रेटजी के आधार पर, हमारा स्ट्रेटजी भी एक रहता है, ये स्ट्रेटजी के आधार पर इस बार हमने नहीं किया है। नहीं, मोदी के फेस के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि मोदी थोड़ी सीएम बनेंगे यहाँ पर। नहीं, जो सीएम बनेगा तो मोदी ही डिसाइड करेंगे ना, माननीय प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे। एक अल्पसंख्यकों का मुद्दा आता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही जाती है। 2 दिन पहले अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान बीजेपी छोड़ गए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। वो कहते हैं कि ये बीजेपी अटल जी और भैरव सिंह शेखावत वाली बीजेपी नहीं रही है, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि उनको तिरस्कृत किया गया, उनकी तरजीह, उनको वैल्यू नहीं दी गई बीजेपी में, इसलिए वो छोड़ करके जा रहे हैं। देखो, जिसको पार्टी का टिकट नहीं मिलता है, जाने के समय यही चीज़ बोलते हैं, तो हमको इधर वातावरण ठीक नहीं लगा, हमको इधर कोई हमको एकदम पॉपुलर शब्द है, हमको विश्वास में नहीं लिया। ये तो बहुत लोग जब पार्टी छोड़ के जाते हैं ना, ये तो बोलने का एक परमानेंट शब्द हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब विनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन पॉलिटिक्स। अभी तक आज के दिन में जो हमारे आकल में जो आप जो बोल रहे हैं अल्पसंख्यक, ऐसे सिख समुदाय भी अल्पसंख्यक है, जैन भी अल्पसंख्यक है, उन लोगों को हमने टिकट दिया है। अभी आपको डायरेक्टली प्रश्न ये पूछा था मुसलमानों को क्यों नहीं दिया है, मैं तो सीधा उत्तर देता था। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर मुसलमान चुन के आने का, विनेबिलिटी का चांस कम है, इसलिए हमने नहीं दिया है। तो लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हमको सबका प्रयास, सबका विश्वास उसमें वो नहीं है, वो भी है। हमारा स्कीम जो है मैक्सिमम, हमने कई भी धर्म आधारित स्कीम नहीं बना है। तो हमने मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी नहीं है ना, केंद्र में मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनके राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद में किसी मुस्लिम चेहरे को आपने नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, तो जहाँ विनेबिलिटी होता है हम जरूर करेंगे, और आगे भी इसके ध्यान हम तो रखेंगे, और उनके साथ हमारा संपर्क अच्छा है। तो इसमें, और आज के दिन में हमारा विनेबिलिटी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं, इसलिए हमने नहीं दिया। प्रहलाद जी, अभी आप लोग जा रहे हैं चुनाव में, आने वाले दिनों में चुनाव की तस्वीर बदलती दिख रही है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके दौरों के दम पर ही बदलेगी, या कुछ और भी? क्या कांग्रेस की कमजोरी के दम पर आप लोग आएंगे, या बीजेपी? नहीं, एक तो कांग्रेस का जो एंटी इनकम्बेंसी वो तो है ही है, उसके साथ ही साथ हमारा जो हमने एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रखा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में। और बाकी लोग तो माननीय गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, हमारा राजनाथ सिंह जी हो, तो प्रचार कर ही रहे हैं। लेकिन मोदी जी, हमको बहुत ही गर्व है, मोदी जी हमारा नेता है। तो अगर आपके नेता, आपके मुखिया, आपके घर में मुखिया अगर बहुत अच्छी अचीवमेंट करेंगे तो आपको, और लोग उनको चाहते हैं, तो आपको खुशी होगा, नहीं होगा? एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते बहुत ऐसे जनता को भी, जनता इतना चाह रहे हैं तो मोदी जी को, इसीलिए हम मोदी जी के चेहरा दिखाते, उनके साथ दिखाने के लिए चेहरा नहीं, इसीलिए ये तो क्या करते, सुनो, ये क्या करते थे गहलोत, इनको बिंदी जैसे रखे थे राहुल गांधी को। अभी तो जब लोग हंसना शुरू कर दिया, उनका एक बड़ा पोस्टर इधर उधर लगाया है। तो राहुल गांधी भी इधर नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे?
राहुल गांधी को पता था इधर आने से कोई फायदा नहीं, ऐसे भी हार रहे हैं, और गहलोत को लगते थे ये आने से हमको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन कांग्रेस तो 7 गारंटी के साथ जा रही है, उनका कोई तोड़ लगता है आपको इन 7 गारंटियों का? यानी गारंटी का कोई भी, कांग्रेस का गारंटी के ऊपर लोगों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो भी गारंटी आप भरोसा पहले दिया था, वादा दिया था, सब उन्होंने तोड़ दिया है। इधर ही अभी 3-4 महीने पहले अनाउंस किया कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं। क्या हुआ फ्री बिजली का? एक तो बिजली का दाम बढ़ा दिया और कई जगह बिजली ही नहीं है, तो फ्री बिजली के बजाय बिजली से फ्री कर दिया। उसके लिए तो वो आपकी तरफ देखते हैं, कोयला मंत्रालय कुछ थोड़ी सी निगाहे मेहरबानी करे और कुछ कोयला मिले। आप उनका पहले का भी स्टेटमेंट देखिए आप, गहलोत जी का। उन्होंने मैं इधर कुछ मीटिंग के लिए आया था, हम मुलाकात की थी, एक कार्यक्रम था, उसी इसमें उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था कि आपने बहुत कोई अच्छे इसमें हमको मात्रा में कोयला दिया है। लेकिन उनका स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में किसका गवर्नमेंट है? 5 बरस जो हमने अलॉट किया, मोदी गवर्नमेंट ने जो अलॉट किया था उनको कोयला खदान, उसको ऑपरेशनलाइजेशन की। क्यों? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ऑपरेशनल था उसको बंद करा दिया। क्यों? आपसी झगड़ा, वो सिंहदेव और इनका झगड़े के कारण वो नहीं हो रहा है। मैंने इनको बोला भी, आप राहुल गांधी को बोलो, सोनिया गांधी को बोलो, आपके मुख्यमंत्री को बुला के ये कोयला का प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन उन लोगों का ताकत ही नहीं है दोनों मुख्यमंत्री का बिठा के बात करने का, क्योंकि उनके दम ही नहीं है। फिर भी हमने इनको कोयला जो हमारा ACQ है, एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, उससे ज़्यादा कोयला हमने दिया है, ये रिकॉर्ड पे है। प्रहलाद जी, प्रदेश में एक चर्चा और होती है कि अब चुनावी अभियान जब चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वसुंधरा राजे और CP जोशी एक साथ मंच साझा नहीं कर रहे। क्या इसमें चर्चा? ऐसा नहीं है, हमने तो डिसाइड किया है वसुंधरा जी को और कई नेताओं को अपने अपने एक कार्यक्रम करके देना है कि उस सभी जगह प्रधानमंत्री जी कवर नहीं कर सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ प्रोटोकॉल हम ज़्यादा जगह CP जोशी को रख रहे हैं। कई जगह अभी वसुंधरा जी भी इससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने से पहले वसुंधरा जी भी थे, CP जोशी भी थे, सब लोग थे। लेकिन अभी क्योंकि सब लोग ऐसे पूछे तो मैं भी रहना चाहिए, क्योंकि मैं प्रदेश का चुनाव प्रभारी हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमको अलग अलग काम में हमारा काम करना चाहिए। मोदी जी के कार्यक्रम के लिए तो लोग, हम गए या ना गए, लोग आते ही आते हैं। तो इसलिए हमको हमारा काम करना चाहिए, हमारा काम में हम एंगेज रहे। हमने रिक्वेस्ट किया है, मेरा बातचीत हुआ है माननीय वसुंधरा जी के साथ। उनका डिमांड भी बहुत है, सारे प्रदेश में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए मैंने उनको बोला हम आपको पूरा अरेंजमेंट करके रखा है, आप जाइए। वो भी जा रहे हैं बहुत संतोष से, विथ ऑल हैप्पीनेस शी इज़ गोइंग। वसुंधरा जी की डिमांड है, आप खुद कह रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में क्या कोई 3 चेहरे आप ऐसे बता सकते हैं जो CM के लिए कंसीडर किए जा सकते हो? नहीं, ऐसे बहुत है। मैं किसी का चेहरे के बारे में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। जो भी नेता बने हैं वो नेता कोई परिवार के कारण, कोई उनके घर में मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, उस कारण नहीं बने हैं। आज मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे घर में तो नज़दीक में, दूर दूर में, नज़दीक तो छोड़ो, दूर दूर में भी एक भी नेता नहीं था, एक भी पॉलिटिशियन नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विशेषता है, उन लोगों ने मुझे बुलाया, MP टिकट दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, अभी 2-3 राज्य का मैं प्रभारी बन गया। तो ये बीजेपी का एक विशेषता है। कार्यकर्ताओं के आधार पर ये पार्टी कभी भी चला है। इधर परिवारवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसलिए बहुत लोग अच्छे, सक्षम, कैपेबल कार्यकर्ता है। कई चेहरों को टिकट दिया है, आगे देवी सिंह भाटी के परिवार में टिकट दिया है, दूसरे भी ऐसे उदाहरण आपको? नहीं, ये तो ऐसे एक आध उदाहरण आप दे सकते हैं। लेकिन देखो, परिवारवाद और जो उनके बेटे या बेटियां को जो हम टिकट देते हैं, इसमें संबंध आप कृपया उसको लिंक मत करो। तो परिवारवाद क्या होता है? पूरा पार्टी अपने मुट्ठी में रखते हैं। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी उस टाइम शायद MP भी नहीं थे, फिर भी वही प्रधानमंत्री, वही अध्यक्ष। तो किस कारण से प्रणब मुखर्जी को उस टाइम बाहर फेंका गया?
क्यों प्रणब मुखर्जी ने बोला तो कोई भी नहीं है, मैं तो सीनियर हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। इसके कारण वो बाहर जाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी से उनको बाहर फेंका गया। ये स्थिति है कांग्रेस। बीजेपी में ऐसा नहीं है। तो वाजपेयी जी था, वाजपेयी जी के बाद अभी मोदी है। पार्टी के अध्यक्ष के नाते देखो, पहले अभी रिसेंट हिस्ट्री देखो तो अद्वानी जी के बाद राजनाथ जी के बाद गडकरी जी के बाद फिर राजनाथ जी के बाद अमित शाह जी के बाद अभी नड्डा जी, और नड्डा जी के बाद और एक कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो ये कांग्रेस में हो सकता है क्या? ये तो अभी फर्स्ट टाइम, पहले भी सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया था। क्या हुआ था कांग्रेस का स्थिति? उनको तो रातों रात एक दलित नेता को कांग्रेस पार्टी, जैसे अंबेडकर को अपमान किया कांग्रेस पार्टी, ऐसे ही सीताराम केसरी को भी अपमानित किया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बाद में यही खड़गे जी को अपमानित करते हैं लोग। तो जब पावर आता है ना, खड़गे कहीं भी नहीं रहेगा। खड़गे जी कहीं नहीं रहेंगे, लेकिन इस बीच खड़गे जी आए तो एसएमएस हॉस्पिटल गए हर्षाधिपति वाल्मीकि से मिलने, और उन्होंने कहा कि जिस विधायक को कांग्रेस ने निकाला दलित से मारपीट के आरोप में, उसका टिकट काटा, उसको बीजेपी ने दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी दलित की बात करती है, लेकिन अब ये दलित प्रेम उजागर हो रहा है। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ऐसे बोलना चाहते हैं, लेकिन इनको क्या किया? तो अभी तक दलित के लिए कांग्रेस पार्टी क्या किया वो तो थोड़ा तो बताइए। तो ये तो जो एक उदाहरण लेके क्या बात करते हैं? आपके इसमें दलितों के ऊपर अत्याचार कितना हुआ है, दलित महिला का मर्डर कितना हुआ है? दलित महिला के ऊपर अत्याचार और दलित महिला के मर्डर में राजस्थान नंबर 1 है। उसमें बात करो, लड़की हो तो लड़ सकती हो, तो प्रियंका कहाँ गई? यूपी में भी नहीं है जी कहीं गम। ये राहुल गांधी तो आया ही नहीं, अभी भी आया है, एक ही दिन के लिए आके चले गए। नहीं, एक मामला हुआ था जिसमें अलवर भी जाके आए थे पीड़ित परिवार के यहाँ पर। नहीं, ये कहना है कि हम कोशिश करते हैं। कितने इंसिडेंट में गए थे? हाउ मेनी इंसिडेंट? ये एक इंसिडेंट में, बाकी लोग दलित नहीं है क्या? बाकी लोग महिला नहीं है क्या? तो ये थे केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, जिनसे हमने बातचीत की, उनका नज़रिया जाना। जोशी जी कह रहे हैं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कैडर के दम पर ही सत्ता में आएगी। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में वो किसी एक का नाम नहीं लेंगे। हालांकि बातचीत में उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन दावा उनका यही है कि 156 की बात करने वाली कांग्रेस 56 पर सिमटेगी और बीजेपी सरकार में आएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता ना करे कि बीजेपी में सीएम कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस को इस काम के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। बहरहाल अभी चुनाव में वक्त है, 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को जोशी जी के दावों की परख भी हो जाएगी कि जनता इनके दावों से कितना सहमत है और कितना नहीं। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।